हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो यार, आप सभी को पता है कि पीएसपीसीएल की जो है वो रेस्पॉन्स की आ चुकी है और थोड़ा सा अपन लेट हो गए, बट कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको कल 12 बजे तक आपका ऑब्जेक्शन का जो है वो टाइम है। तब तक आपको मैं सारे ऑब्जेक्शन, जितने भी क्वेश्चन मुझे लगे हैं जिनमें ऑब्जेक्शन आपको करना चाहिए, वो सारा मैं आपको बता दूंगा। और अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पर बोला गया है, क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन विजिबल होगा। अगर नहीं विजिबल है तो थोड़ा सा अपन इसको जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, यहां पर उसने बोला है क्वेश्चन के अंदर कि 220 वोल्ट की डीसी मोटर हमारे पास में है और उसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है। बैक ईएमएफ पूछा है। आपको सभी को पता है बैक ईएमएफ क्या होता है, वी माइनस आई ए इंटू आर ए। वी वोल्टेज कितना है, वी हमारे पास में 220 है, माइनस आर्मेचर करंट कितना है 25 दे रखा है क्वेश्चन में, और 0.8 है। तो यहां से आप देखोगे तो 200 आपका आंसर रहेगा। आप देख लेना इन क्वेश्चन को। अगर कोई भी ऑब्जेक्शन, अगर ऑप्शन आपको डिफरेंट लगे तो उसमें आप ऑब्जेक्शन अप्लाई कर देना, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। आपसे बोला है कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो ओनली एसी मेजर करता है। ध्यान रखना, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है वो ओनली एसी मेजर करने का काम करता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है मुझे ऑब्जेक्शन लगा है, तो मैंने आपको विद प्रूफ जो है मैंने आपको यहाँ पर साथ में पीएस बिमरा की जो फोटोकॉपी मैंने आपको दे दी है। आप इस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, इसमें बोला कि डीसी मशीन, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनर ने पीएस बिमरा के पीछे अनसॉल्व पीवाईक्यूज दे रखे हैं, वहां से एज इट इज उठाया है। वहां जो ऑप्शन दे रखा है एज इट इज उन्होंने दे दिया, क्योंकि उनको लगता है कि पीएस बिमरा के पीछे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो एकदम करेक्ट है। तो एज इट इज उन्होंने आंसर उसको छाप के दे दिया। तो आपके जो मशीन के क्वेश्चन आए ना, मशीन के क्वेश्चन सारे के सारे पीएस बिमरा के पीछे अनसोल्व एग्जाम्पल हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं ना। तो यहाँ पर बता देता हूँ, वहां पर सेम आंसर दे रखा है जो इन्होंने दिया है। ये चारों पांचों स्टेटमेंट सेम क्वेश्चन उठा के दिया हुआ है पीएस बिमरा में से, और 49 नंबर का क्वेश्चन है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 49 है, पीएस बिमरा के पीछे अनसोल्ड एग्जाम्पल के अंदर दे रखा है, वहां पर सॉल्यूशन नहीं है। अब इसने बोला क्या है, देखो रिएक्टेंस वोल्टेज आपको सभी को पता है कि एल इंटू क्या होता है, 2i डिवाइड बाई टी सी हमारे पास में होता है, 2i डिवाइड बाई टी सी। तो रिएक्टेंस वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। पहला स्टेटमेंट सही है, पहला सही है, मतलब ये दोनों हो नहीं सकते, इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो अगला इन्होंने बी भी सही दे रखा है, दोनों में बी सही दे रखा है कि कोर लेंथ के प्रोपोर्शनल है। सी अगर बात करें, रिएक्टेंस वोल्टेज ड्यू टू द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कोइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन, और डी हमारे पास में कि अगर ये देखो यहां पर आप पढ़ोगे, इसी पैराग्राफ में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि द आर्मी इन द इंटरपोल एप्री, यहां पर आपको बोला हुआ है कि द इंटरपोल अप्रोप्रिएट पोलरिटी स्ट्रेंथन सो दैट द इंटरपोलर जोन द आर्मेचर क्रॉस फ्लक्स इज न्यूट्रलाइज्ड। इसने बोला हुआ है कि आर्मेचर क्रॉस फ्लक्स जो न्यूट्रलाइज होता है। और फोर्थ स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो यहां पर ये लिखा हुआ है कि आर्मेचर क्रॉस फ्लक्स इज न्यूट्रलाइज बाय द इंटरपोलर फ्लक्स। तो डी स्टेटमेंट भी आपका एकदम सही स्टेटमेंट है, ठीक है। डी स्टेटमेंट जो है वो आपके पास में क्या एकदम सही स्टेटमेंट है। ई वाला भी सही स्टेटमेंट है कि इंटरपोलर एमएमएफ इज मोर देन दैट ऑफ द इंटरपोलर जोन, ये भी यहां पर लिखा हुआ है। यहां पर इसी पैराग्राफ में आप पढ़ोगे, इन एडिशन सम ऑफ द फ्लक्स प्रोड्यूस दिस एडिशनल आर्मेचर फ्लक्स इंटरपोलर जोन इंड्यूस द रोटेशनल ईएमएफ। और वो क्या करता है, इंटरपोलर जो भी हमारे पास में ईएमएफ है, कौन सा रिएक्टेंस वोल्टेज है, उसका अपोज करने के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा फ्लक्स हमारे पास में होता है। तो ये भी करेक्ट हमारे पास में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, दिस इज रीजन वाई द इंटरपोलर आर डिजाइन टू प्रोवाइड द मोर एमएमएफ देन द आर्मेचर एमएमएफ इन कम्यूटेटिंग जोन। तो ये स्टेटमेंट यहां पर भी लिखा हुआ है। तो देखो ये स्टेटमेंट भी सही है, डी वाला स्टेटमेंट भी सही है आपके पास में। अब ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, अब ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो अब कौन सा लगाएगा। आप में से कोई डी लगा देगा, कोई हमारे पास में ई लगा देगा। अगर हम सी स्टेटमेंट की बात करें, तो ये सी स्टेटमेंट जो है, रिएक्टेंस वोल्टेज जो होता है वो किसी भी कोइल के अंदर अंडरगोइंग कम्यूटेशन किसकी वजह से होता है, तो ड्यू टू हमारे पास में ध्यान रखना दो कोइल की वजह से होता है। अगर आप पीएस मेमोरम देखोगे तो लिखा हुआ है कि दो कोइल की वजह से। या तो ऐसा हो सकता है कि सी में जो रिएक्टेंस वोल्टेज इंड्यूस्ड इन अ कोइल किसकी वजह से होता है, ड्यू टू हमारे पास में खुद की वजह से, और साथ में एक एडिशनल जो म्यूचुअल वाली जो कोइल होती है ना, उसके फ्लक्स की वजह से। ऐसा भी लिखा हुआ कि दो कोइल की वजह से रिएक्टेंस वोल्टेज आता है। तो सी को वो इसलिए वो सही नहीं मान रहा है क्योंकि दो रिएक्टेंस वोल्टेज बुक में लिखा हुआ है। तो अदरवाइज अगर मैं बात करूं तो डी स्टेटमेंट हमारे पास में सही है। तो डी स्टेटमेंट सही है, तो डी स्टेटमेंट भी सही है और ई भी सही है। तो यहां पर डी वाला स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि भैया डी भी सही था,
तो हम तो इसकी वजह से कंफ्यूज हो गए कि डी क्यों नहीं दे रखा है, इसलिए हमने आंसर नहीं लगाया है। तो इस तरह से आप इसको देखकर, ये आपके पास में प्रूफ है पीएस जिम्रा का जो है आपके पास एज इट इज फोटो मैंने आपके लिए दिया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो आंसर या फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अब उन्होंने माना है तो बात अलग है, बाकी डी स्टेटमेंट भी सही है इसका, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन में, आपको अगले क्वेश्चन में बोला हुआ कि लोड एंगल किस किस के बीच का एंगल होता है, तो लोड एंगल का आपका फोर्थ स्टेटमेंट जो दे रखा है वो एकदम सही है। लोड एंगल स्टेटर आपके पास में क्या होगा, एक्सिस हमारे पास में रोटर एक्सिस और सिंक्रोनसली रोटेटिंग एक्सिस के बीच का एंगल हमारे पास में होता है लोड एंगल। डी ऑप्शन आपके पास में करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बोला हुआ है बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम लाइन वोल्टेज कितना होता है, सब हमेशा ध्यान रखना, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से क्या होता है हमारे पास में 30 डिग्री से लीड करता है ना, क्या करेगा, फेज वोल्टेज से 30 डिग्री से लीड हमारे पास में करेगा। तो यहाँ पर 30 डिग्री से हमारे पास में एंगल आएगा। वो लीड लेग डिपेंड करता है कि फेज सीक्वेंस क्या है, आर बाई बी है यार, या पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो बात अलग है। इन जनरली बात करेंगे, वैसे भी उसने लीड लेग की बात नहीं की है, अहेड की बात की है, लीड की बात की है, तो लीड 30 डिग्री होगा, लेग की बात करता है तो भी 30 डिग्री होता है, डिपेंड करता है हमारा फेज सीक्वेंस क्या है हमारे पास में ना। नेक्स्ट आपसे बोला गया कि डीसी आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, ध्यान रखना 2 Vm डिवाइड बाय पाई होता है ना। तो यहाँ पर Vm दे रखा है आपको 100, तो 200 बाय पाई कर देना, आपका 63 वोल्ट जो है वो करेक्ट आंसर है ना, 63 वोल्ट जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद में अगला क्वेश्चन, आपसे बोला हुआ कि होलो स्फेयर के लिए आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होगा, उसका फॉर्मूला होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू डिवाइड बाय, है ना, क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास में होगा। ध्यान रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 × 10⁻⁹। चार्ज हमारे पास में दे रखा है उसने 12 माइक्रोकूलोम, और डिवाइड बाय आर और कर देना, यहाँ पर रेडियस कितनी है 0.1, तो ये 0.1 और आप कर देना डिवाइड में 0.1, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये हमारे पास में दे रखा है माइक्रोकूलोम है ना, 10⁻⁻6 कर दीजिए, इसको ऊपर ले जाओ 10⁻4 आ जाएगा, 10⁻4 अगर आपके पास में आ गया तो यहाँ कितना आएगा 108, 12 × 9 108 × 10⁻4 आपके पास में आंसर रहेगा। तो सी ऑप्शन आपके पास में करेक्ट आंसर है ना, सी 108 × 10⁻4। आपको बोला हुआ है कि करंट सोर्स, अगर हम बात करें थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए करंट सोर्स को हमेशा अपन क्या करते हैं ओपन, वोल्टेज सोर्स को अपन क्या करते हैं शॉर्ट, तो करंट सोर्स हमारे पास में क्या होगा ओपन सर्किट से हम रिप्लेस करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा भाई कि अगर हम ये इनपुट है नोट गेट में दे, मतलब आपको दिया हुआ कि 10100 को नोट गेट में अगर हम देकर चलेंगे, नोट गेट में अगर हम देंगे तो क्या होगा, नोट गेट इसको इन्वर्स कर देता है, 01011 कर देगा, तो ऑप्शन 1 जो है वो आपका आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा भाई कि इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट के अंदर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, तो ध्यान रखना इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक कॉइल के फ्लक्स और दूसरे कॉइल के एडी करंट से प्रोड्यूस होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, एक कॉइल के फ्लक्स से दूसरी कॉइल के एडी करंट के रेस्पेक्ट में हमारे पास में टॉर्क आता है। अगर हम अगले क्वेश्चन में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बोला गया था, इसके अंदर क्या बोला गया, क्वेश्चन के अंदर इंपेडेंस पूछा था। देखो वोल्टेज और करंट दे रखा है, इंपेडेंस जब भी पूछे ना तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय करंट का मैग्नीट्यूड 5 दे रखा है, तो 3 आपका आंसर आ जाएगा, 3 आपका आंसर आएगा इंपेडेंस हमारे पास में, क्योंकि उसने इंपेडेंस ही पूछा था इसके अंदर। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन में उसने क्या बोला हुआ है, जीनर डायोड वाला, इसका न्यूमेरिकल पूरी कैलकुलेशन मैं आपको शेयर कर दूंगा। 320 इसका ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है, मैंने इसको सॉल्यूशन कर लिया है और इसका आंसर 320 जो दिया गया है 320 आंसर सही है। अब देख लेना ऑप्शन में कौन सा वाला दिया गया है, इसके अंदर 320 आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर आपसे बोला गया है इमर्जन हीटर वाला है, ये भी आपके पास में करेक्ट आंसर है जो दिया गया है, इसका आंसर जो मैंने चेक कर लिया है कैलकुलेशन करके, वो भी आपका सही आंसर है। अब हम बात करते हैं यहां पर कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो तो अपन सॉल्व कर लेते हैं, जो बड़े क्वेश्चन है वो आपको सॉल्यूशन किसी को चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आपको जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा इस वीडियो को बनाने में। इसीलिए अपन जो मेन है आपको ऑब्जेक्शन वाले है मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला हुआ है कि इंडक्टेंस 1 हेनरी है, करंट 5 एम्पियर है, आपसे क्या बोला है स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी, आपसे क्या बोला है पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इंडक्टेंस 1 हेनरी है, करंट इतना है, वाइल द वोल्टेज 1 वोल्ट है। आपसे बोला इंडक्टेंस के अंदर स्टोर्ड एनर्जी क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, तो हाफ एल आई स्क्वायर में एल इंडक्टेंस कितना है 1, करंट कितना है 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर एंड 25/2 हमारे पास में आंसर आएगा 4, 25 डिवाइड बाई 2 हमारे पास में आंसर आएगा। नेक्स्ट आपके पास में क्या बोला गया है
अब ये क्वेश्चन भी काफी अच्छी कैलकुलेशन का था, जो आपको एग्जाम में कर भी नहीं पाते आप। आपके पास में क्या बोला हुआ है, अब देखो यहां पर आपको पावर फैक्टर पूछा हुआ है। पावर फैक्टर निकालने के लिए कोस फाई अगर हम निकालते हैं, पैरेलल आरएलसी की बात कर रहा है, ऊपर से किसकी बात कर रहा है ध्यान रखना, पैरेलल आरएलसी की बात कर रहा है। तो पैरेलल आरएलसी में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक करंट को रेफरेंस लेंगे, पता है ना, ये हमारे पास में रेजिस्टेंस आर है, ये इंडक्टेंस एल है, ये कैपेसिटेंस सी है। हम क्या करेंगे, यहाँ के वोल्टेज वी को रेफरेंस लेंगे, इधर करंट आई आर, यहाँ पर करंट आई एल, और यहाँ पर करंट क्या होगा हमारे पास में आई सी होगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसको पावर फैक्टर निकालना है, तो वोल्टेज वी को रेफरेंस लेंगे तो करंट आई आर उसी सेम फेज में रहेगा। करंट आईएल क्या करेगा, तो वोल्टेज से लेग करेगा 90 डिग्री से, आईसी क्या करेगा, लीड करेगा 90 डिग्री से। इधर आईसी आएगा, यहाँ पर आईएल हमारे पास में आएगा। अब इनका रिजल्टेंट डिपेंड करता है, पहले देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्सएल और एक्सी निकालना था। क्या बोला मैंने, एक्सएल और एक्सी निकालना था। एक्सएल एक्सी निकालकर चेक करना था कि किसकी वैल्यू हमारे पास में ज्यादा है, किसकी वैल्यू हमारे पास में ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फेजर बनाकर फिर आपको लेग लीड करवाना था, है ना। यानी कि अब आपको पहले तो चेक करना पड़ेगा एक्सेल और एक्सी की वैल्यू किसकी ज्यादा है। एक्सेल कैसे निकालोगे, एक्सेल इज इक्वल टू आप निकालोगे ओमेगा एल से। ओमेगा कितना होगा, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 50 इंटू इंडक्टेंस कितना है 15.9। तो ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए था आपके पास में ना। एक्सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी होता है, तो यहाँ पर 1/2 पाई एफ इंटू सी, मतलब 50 इंटू 159, 159 इंटू 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करना था, एक्सेल एक्सी की वैल्यू निकालनी थी। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना था, इसमें फेजर में पुट करके चेक करना था कि लेग या लीड करेगा। अगर मान लो लीड करता तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बनता, जिसमें से आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, आई एल माइनस आई सी या आई सी माइनस आई एल, जैसा भी जो भी वैल्यू ज्यादा होगी। इसके ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर ध्यान रखना आई एल ज्यादा आ रहा है, क्योंकि उसने लेग दे रखा है, लेग मतलब करंट लेग करेगा, ऐसा कुछ फेजर बनेगा जिसमें आप आई एल माइनस आई सी करोगे, आई एल माइनस आई सी करोगे, और यहां से क्या करोगे, आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब आई एल कैसे निकालोगे, तो v डिवाइड बाय आप एक्सेल करके निकाल सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आई फॉर्मूला ही डेराइव कर लो। कोस फाई क्या होता है हमारे पास में, टेन फाई क्या होता है, टेन फाई यहां से आप निकाल लो। वैसे देखो कैलकुलेटर अलाउड नहीं था, तो क्वेश्चन वैसे भी पॉसिबल नहीं था एग्जाम के अंदर। टेन फाई निकालना है तो टेन फाई क्या होगा, हाइट मतलब आई एल माइनस आई सी डिवाइड बाय आई आर करना था आपको, आई आर आपको करना था, आई आर आपको करना था। आई आर इज इक्वल टू क्या होगा, वी इंटू आर होगा। इसकी जगह 1/एक्सेल माइनस एक्सी कर दो, है ना। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1/एक्सेल माइनस एक्सी डिवाइड बाय आर। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना था आपको, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था आपके पास में क्वेश्चन, तो इसको आप नहीं करना था, है ना। तो आप इसको सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आपने कर भी नहीं पाएंगे, वैसे भी अगर ऑब्जेक्शन भी करोगे तो सभी को बराबर मार्क्स मिलेगा, तो इसको छोड़ भी सकते हो आप, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे बोला हुआ है, क्या बोला क्वेश्चन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की बात की है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पर आरएल और आरटीएच दोनों इक्वल होता है ना। तो यहां से थेवेनिन रेजिस्टेंस जब अपन निकालते हैं ना, तो करंट सोर्स सभी को ओपन कर देते हैं, आगे वाले सारे करंट सोर्स दे रखे हैं, इनको ओपन कर देना था, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस 100 ही आएगा, यानी कि वन और इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। अब आपको वीटीएच निकालना था, ओपन करोगे तो यहाँ वीटीएच कितना आएगा, तो वीटीएच आएगा तीनों करंट का समेशन 2.7 आ रहा है हमारे पास में, इसमें से जाएगा तो 2.7 इंटू 100 अगर आप देखोगे तो 270 आपको थेवेनिन वोल्टेज आ रहा है। और मैक्सिमम पावर आपसे पूछा हुआ है, मैक्सिमम पावर होता है वीटीएच डिवाइड बाय 4 इंटू आरटीएच हमारे पास में रहता है। तो वीटीएच कितना है हमारे पास में, 270 का स्क्वायर है डिवाइड बाय 4 इंटू 100 है। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आंसर यही आ रहा है 182.25। तो इसको मैंने सॉल्व करके देखा है, आपका जो ऑप्शन दे रखा है वो एकदम करेक्ट आंसर आपको दिया गया है। अगर हम बढ़ें तो मोस्ट कॉमन फॉल्ट कौन सा होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट फॉल्ट कौन सा होता है, तो सभी को पता है सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट फॉल्ट। तो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है मोस्ट फ्रीक्वेंट फॉल्ट है। अगला क्वेश्चन था आपके पास में कि किसका उल्टा, परमियंस का उल्टा क्या होता है, रिलक्टेंस हमारे पास में होता है। परमियंस का अपोजिट क्या होगा, रिलक्टेंस हमारे पास में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, ध्यान रखना आई एम डिवाइड बाई पाई होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर की एवरेज वैल्यू आई एम बाई पाई होता है, फुल वेव होता है तो 2 IM बाई पाई होता है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस पूछा हुआ है, इसको जूम कर देते हैं थोड़ा सा डेटा आपको दिख जाए। थेवेनिन रेजिस्टेंस आपसे पूछा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। थेवेनिन रेजिस्टेंस में क्या आएगा, 2 इंटू 3 का पैरेलल आप ले लीजिए पहले, तो 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, प्लस 4/5 हमारे पास में होगा।
तो ये आ जाएगा 6/5 प्लस 4/5, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/5, यानी कि 2 ओम आएगा। 2 ओम का मतलब या तो ये या ये, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब आपके पास में थेवेनिन करंट भी आपको फाइंड आउट करना है, नॉर्टन करंट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट कर लो। पोटेंशियल डिवाइडर से ये 2 वोल्ट था, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना आ जाएगा थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन वोल्टेज आ जाएगा 2/5 इंटू 2, तो 4/5, ये थेवेनिन वोल्टेज आया है। अब थेवेनिन वोल्टेज पता है और थेवेनिन रेजिस्टेंस पता है, करंट निकाल लो। करंट कैसे निकालोगे, वही नॉर्टन करंट आएगा। तो 4/5 में डिवाइड बाय 2 कर दो तो 2/5 आपके पास में रहेगा। 2/5 का मतलब है आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन आपके पास में आएगा ना, 2/5। तो ये आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इम्प्रॉपर बाइसिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर से क्या होता है, अगर इम्प्रॉपर बाइसिंग होती है तो हमारा जो सिग्नल है उसमें डिस्टोर्शन क्रिएट हो जाता है, तो डिस्टोर्शन क्रिएट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपके पास में करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा है, ट्रांसफार्मर में ऑयल हम प्रोवाइड कराते हैं, उसका काम क्या होता है, कूलिंग और इंसुलेशन दोनों का हमारे पास में क्या करेगा, वो काम करेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आपसे क्या बोला हुआ है कि सेम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आपसे बोली गई क्वेश्चन के अंदर, क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, सेम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर वो बात करना चाह रहा है, ये क्वेश्चन आपके पास में। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी सेम कब होती है, जब 1/2 इंटू रूट एल सी, एल और सी का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी। तो ये बोल रहा है कि अगर कैपेसिटेंस 4 टाइम्स हो जाए, अगर ये 4 टाइम्स हो गया, कैपेसिटेंस 4 टाइम्स हो गया, तो इंडक्टेंस को डिवाइड बाय 4 टाइम्स होना पड़ेगा, तभी जाकर फ्रीक्वेंसी एल और सी का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होगा, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी, तो इंडक्टेंस L/4 हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला हुआ है, द कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन द डीसी मशीन क्या काम करती है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग देखो डीसी मशीन में पोल शू में अपन क्या करते हैं, लोकेट करते हैं, वो आर्मेचर रिएक्शन को भी यूटिलाइज करती है। अब यहाँ पर मोर अप्रोप्रिएट आंसर पर जाना था, आपके पास में कहाँ रखते हैं अपन, आर्मेचर रिएक्शन को यूटिलाइज करती है, सही है। ये बोला है कंप्यूटेशन को भी इंप्रूव करती है, ये भी सही है। फ्लैश ओवर हमारे पास में क्या करती है, उसको मिनिमाइज करती है, ये भी सही है। लेकिन अगर मैं बात करूं मोर करेक्ट आंसर की बात करें, तो मोर करेक्ट में फिर फ्लैश ओवर वाले पर जाना था, है ना। तो ये तीनों ही सही है, बट मोर करेक्ट आंसर पर आपको जाना है, तो थर्ड आंसर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो मानेगा। तो अगर यही आंसर मान रखा है तो एकदम करेक्ट आंसर है आपका, है ना। नेक्स्ट चलिए, अब आपसे क्या बोला हुआ है, आपको यहां पर बोला हुआ है कि टेस्ट रन में 20 मिनट की ड्यूरेशन के लिए अगर अपन एनर्जी मीटर को रन करते हैं, तो एनर्जी मीटर मेजर कर रहा है, एनर्जी कितनी है हमारे पास में 0.753 किलोवाट आवर मेजर कर रहा है। ये बोला अगर करंट इतना है और वोल्टेज इतना है, तो बताओ एरर कितनी आएगी। तो पहले ये तो दे रखी, मेजर दे रखा है, ये तो मेजर दे रखा है। ट्रू आप निकाल लो, ट्रू कैसे निकालोगे, वोल्टेज 220 इंटू 10, 20 मिनट के लिए डिवाइड बाय 1000 और डिवाइड बाय 60 कर देना, क्योंकि आवर में निकालना है हमें ना। तो यहां से आ जाएगा 3 हमारे पास में, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 20 डिवाइड बाय हमारे पास में कितना आएगा 3 हमारे पास में आएगा। 20 मिनट के लिए है, 10 एम्पियर करंट है और 220 वोल्ट हमारे पास में ना। 1000 कर देना, एक और जीरो कर देना इसको नीचे 30। तो यहां से कितना लिखोगे, ये 0.7 आ जाएगा, 1 बचेगा हमारे पास में, 0.71 हमारे पास में वैल्यू आ रही है ना, 0.71। तो ये मेजर्ड है, ये ट्रू है, माइनस करके आप सॉल्व कर लो, मेजर्ड माइनस ट्रू डिवाइड बाय ट्रू, तो 0.753 माइनस हमारे पास में जो है वो कितना होगा 0.71 और कुछ वैल्यू आ रही जो भी डिवाइड करके 0.71, मेजर्ड माइनस ट्रू डिवाइड बाय ट्रू 0.71 सॉल्व कर लेना, आपका एरर आपके पास में आ जाएगा ना। तो ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2 वोल्टमीटर मेथड में जो है आपसे बोला हुआ है कि 1 वोल्टमीटर ट्वाइस ऑफ अनदर वोल्टमीटर, अगर एक वोल्टमीटर दूसरे वोल्टमीटर का डबल रीड कर रहा है, क्या बोला मैंने, एक वोल्टमीटर दूसरे वोल्टमीटर का, एक वोल्टमीटर जो है वो दूसरे का डबल रीड कर रहा है, चलिए डबल रीड कर रहा है, तो आपको पता है पावर फैक्टर कितना होगा, कोस 30 डिग्री, अगर हम बात करें 530 डिग्री होता है ना, तब डबल रीड करता है, 30 डिग्री पर डबल रीड करता है। ये बोला 1 रीड ट्वाइस ऑफ अनदर, तो कोस 30 हो जाएगा, कोस 30 होगा 0.866, है ना। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आपके पास में रहेगा, 0.866 जो है वो आपका आंसर आएगा, ऑप्शन जो है सी। नेक्स्ट अगला बोला भाई कैपेसिटेंस, देखो दोनों पैरेलल में जब कैपेसिटेंस होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, 2 हो जाएगा, ये दोनों ऐड होकर 4 हो जाएंगे, और ये दोनों दो और दो पैरेलल में है, दो दो पैरेलल में है, मतलब सीरीज का मतलब पैरेलल में 1 हो जाते हैं, 1, और यहां पर कितना है हमारे पास में 4, तो 1 पैरेलल विद 4 हमारे पास में है, तो 1 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 4, तो कितना आएगा 4/5, यानी कि 0.8 माइक्रोफेरेड आंसर आएगा।
तो 0.8 माइक्रोफेरेड इस क्वेश्चन का आपका आंसर जो है वो रहेगा कैपेसिटेंस वाले का, है ना। नेक्स्ट, अगर हम अगले क्वेश्चन में बात करें मैच द फॉलोइंग के अंदर, तो मैच द फॉलोइंग में आपको क्या करना था, तो समझना, मैच द फॉलोइंग में आपको क्या करना था यहां पर। चलिए, तो मैच द फॉलोइंग में अगर हम बात करें यहां पर, तो मैच द फॉलोइंग में आपको बोला गया कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर हमारे पास में, सीरीज मोटर आपको पता है क्या होगा, डेफिनेट नेवर स्टार्टेड विदाउट लोड, तो C4 से मैच होगा, C4 से मैच होगा। देखो एक ही ऑप्शन में C4 से मैच है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपके पास में ना, C4 से मैच होगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें C4 से मैच हो रहा है, क्योंकि डीसी मोटर को अपन, सीरीज मोटर को कभी नो लोड पर स्टार्ट नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि नो लोड वोल्टेज आपके पास में दिया हुआ है, नो लोड वोल्टेज आपके पास में दिया हुआ है, वोल्टेज रेगुलेशन पूछा हुआ है। वोल्टेज रेगुलेशन होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइड बाय फुल लोड वोल्टेज इनटू 100 हमारे पास में होगा। सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 10 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा 5%। ठीक है, 5% आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन उसने क्या बोला भाई, आपसे बोला गया ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा आपके पास में ये डाउटफुल है ना, इसको आप ऑब्जेक्शन कर लेना, क्वेश्चन नंबर 34 को ऑब्जेक्शन कर लेना। उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि दो कोयल हैं, अगर कोयल की अगर मैं बात करूं तो रेजोनेंस कंडीशन पर बात कर रहा है। देखो रेजोनेंस कंडीशन पर हमारा जो इंपीडेंस होता है सर्किट का वो क्या होता है, आपसे ये बोलना चाह रहे हैं, और हमारे पास में जो है वो रेजिस्टेंस क्या होता है वो आपसे पूछना चाह रहा है। अगर मैं किसी भी सर्किट की बात करूं तो प्योर रेजोनेंस कंडीशन पर प्योर रजिस्टर की तरह बिहेव करता है सर्किट। क्या बोला मैंने, रेजोनेंस कंडीशन पर प्योर, अगर हम बात करें तो प्योर अगर हमारे पास में रजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा ना, प्योर रजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। वैसे आपको पता होगा पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में अगर हम बात करें, ये हमारा पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है, ये सर्किट हमारे पास में है, इसमें हम बात करते हैं किसकी बताओ, तो हम बात करते हैं कंडक्टेंस की, है ना, जी। तो ये होता है आर प्लस क्या होता है हमारे पास में, ये होता है 1/R, और ये होता है हमारे पास में, ये हमारे पास में क्या होगा 1/R होगा, और यहां से क्या आएगा एक्सएल और एक्सी की वैल्यू बराबर होगी, तो यहां पर क्या होगा 1/JXL होगा, JXL, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में माइनस, या फिर JXC हमारे पास में होगा, JXC हमारे पास में होगा। इसमें हम J कॉमन लेते हैं, इसको माइनस J में कन्वर्ट करके हम J कॉमन लेते हैं, फिर ये वैल्यू और ये वैल्यू जब हमारे पास में बराबर होती है, एक्सएल और एक्सी की वैल्यू जब हमारे पास में बराबर होती है, तो वही हमारी रेजोनेटिंग कंडीशन हमारे पास में आती है ना। रेजोनेंस कंडीशन पर क्या होता है, यहाँ पर भी एक्सएल और एक्सी दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये बोला है कि इंपेडेंस ऑफ द सर्किट जो है वो हमारे पास में क्या होता है, मैक्सिमम होता है क्या, तो आपको सभी को पता है पैरेलल में जितनी ब्रांचेस होगी उतना इंपेडेंस हमारे पास में क्या होगा, कम होगा। तो अगर ये पार्ट हट गया तो इंपेडेंस हमारे पास में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, करेक्ट है, इंपेडेंस मैक्सिमम होगा हमारे पास में, करेक्ट है। अगर इसके आंसर की अगर हम बात करें तो आपको जो आंसर दे रखा था इन्होंने, मैं आपको बताता हूं इन्होंने आंसर क्या दिया आपके आंसर की में, इस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने दिया है ए एंड बी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हमारे पास में अगर मैं बात करूं तो इंपेडेंस मैक्सिमम में करेक्ट है, आपके पास में ससेप्टेंस जो जीरो है वो भी बराबर है, ओवरऑल रिएक्ट ससेप्टेंस या अपन बात करें तो जीरो ही होगा हमारे पास में ना। लेकिन ये बोला सर्किट बिहेव्स लाइक द प्योरली रजिस्टिव, तो प्योर रजिस्टर भी करेक्ट है, सर्किट प्योर रजिस्टर की तरह करेक्ट हमारे पास में, लेकिन वैसा ऑप्शन उन्होंने दे नहीं रखा है। अगर मैं बात करूं तो इसका ऑप्शन जो है, अगर सर्किट का इंपिडेंस की बात करें, मतलब एडमिटेंस की बात कर लेते हैं अपन, रजिस्टेंस का उल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास में, इंपिडेंस की जगह हम एडमिटेंस की बात कर लेते हैं। एडमिटेंस कितना होगा हमारे पास में, तो एडमिटेंस 1/R हमारे पास में बचता है सर्किट का, एडमिटेंस कितना बचेगा हमारे पास में, 1/R हमारे पास में बचेगा। तो ऑप्शन आपके पास में इसका आंसर डी होना चाहिए, 4 होना चाहिए ना, तो इसको आप अपोज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो समझना आपसे बोला गया क्वेश्चन के अंदर, चलिए 35 क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो आपको दिया गया है 13, अगर मैं बात करूं इसके अंदर तो 13 नंबर के क्वेश्चन का जो आपके पास में आंसर है वो आपको दे रखा है फर्स्ट ACE, करेक्ट आंसर है, ये मैंने चेक कर लिया है, पूरा एकदम सही आंसर है, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर है। चलो इसको आप सॉल्व कर लो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर अगर हम बात करें इसके अंदर सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, लोड आपको 1 दे रखा है, यहां पर एक ट्रांसफॉर्मर दे रखा है उसने, यहां पर डायोड है, ये बोला इसका रेशियो जो है 1:10 हमारे पास में है, ये बोला है कि साइनोसोडल आरएमएस वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज यहां का 200 वोल्ट है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हमारे पास में है,
ये बोला स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है और टर्न्स रेशियो 10 दे रखा है। अगर स्टेप डाउन की बोल रहा है तो फिर ये 10:1 बोलना चाहिए इसको, तभी स्टेप डाउन हो पाएगा, है ना। तो डीसी वोल्टेज अक्रॉस कितना आएगा, अगर 1/10 कर रहा है तो यहाँ पर वोल्टेज हमें मिलेगा 20 वोल्ट। कितना मिलेगा, 20 वोल्ट। ये हमारा लोड है, यहाँ डीसी वोल्टेज पूछा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर में वीएम डिवाइड बाय पाई होगा। वीएम ये आरएमएस से ध्यान रखना, तो ये 20√2 डिवाइड बाय पाई, इसकी कैलकुलेशन कर लो। 20√2 डिवाइड बाय पाई कितना आएगा आपके पास में, चलिए एक मिनट सॉल्व कर लेते हैं। तो 20√2 डिवाइड बाय पाई हमारे पास में जो है, आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है 3.14। तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास में, ये आ जाएगा 20√2 डिवाइड बाय पाई। तो ये 9 आंसर आ रहा है आपके पास में, 9 वोल्ट आपका आंसर आ रहा है, देख लेना। 36, ये जो है 32 है, क्वेश्चन नंबर में आपको चेक कर लेता हूँ 32 सही है कि नहीं है। चलिए 4 आपको दे रखा है, 32 का 4 दे रखा है, सही है, आपके आंसर की में भी सही आंसर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है यहाँ पर 2 वोल्टमीटर हैं, एक 100 और एक 250 रीड कर रहा है, पावर फैक्टर कितना होगा। देखो पावर फैक्टर निकालना है तो 10 फाई निकाल लो। 10 फाई जो होता है √3 × W1 - W2, यानी कि 250 में से आप माइनस कर लो 100 डिवाइड बाय 350 आप कर लो यहाँ पर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 150, 150 × √3। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 150√3 डिवाइड बाय क्या होगा हमारे पास में 350, तो ये 0.742 आ रहा है, इसको 10 इनवर्स ले लीजिए 0.742, तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। 36 डिग्री है, मतलब बात करूं मैं कोस 36.57, तो यहाँ से आंसर निकाल दीजिए कोस 36.57, तो ये आंसर आ रहा होगा 0.8 के अराउंड, है ना, 0.80 के अराउंड। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपका 709 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं क्या दे रखा है इन्होंने, 709 4 आंसर ही दे रखा है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, एनर्जी मीटर हमारे पास में होता है। इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, एनर्जी मीटर होगा। नेक्स्ट आपके पास में ध्यान रखना, एड्रेस बस मल्टीप्लेक्सिंग अपन किसमें करते हैं, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। मल्टीप्लेक्सिंग मतलब ये कि पिन को मिनिमाइज करने के लिए हम अलग से डेटा बस यूज नहीं करते हैं, जो एड्रेस बस होती है वही डेटा बस की तरह काम करती है ना। तो यहाँ पर मल्टीप्लेक्सिंग अपन करते हैं 8085 के अंदर हम करते हैं। नेक्स्ट आपसे बोला हुआ है थर्मोकपल क्या करता है, देखो डिफरेंस चेंज, टेम्परेचर डिफरेंस को मेजर करता है, यानी A3 से मैच होगा। A3 से एक ही ऑप्शन में था, आपको आंसर ऑप्शन ए लगाना था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टोर्ड एनर्जी इन द कैपेसिटर किसके ऊपर डिपेंड करती है, वोल्टेज पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपसे बोला हुआ है कि रोलिंग मिल्स, पेपर इंडस्ट्री, ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन्स, इन सभी में आपको एप्लीकेशन बतानी है, कौन सी मोटर आप यूज करोगे ना। चलिए तो अगर हम बात करें यहां पर, तो इसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। चलिए 45 अगर हम बात करें, ये जो हमारे पास में है मशीन टूल एप्लीकेशन के अंदर, देखो मशीन टूल एप्लीकेशन में हम शंट भी यूज करते हैं, शंट भी हम यूज करते हैं, लेकिन शंट की जितनी एप्लीकेशन है वहां पर स्क्वायरल केस हम यूज कर सकते हैं। तो A1 से मैच कर लो आप यहां पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हमारे पास में वन होगा। नेक्स्ट दूसरा हमारे पास में क्या होगा, रोलिंग मिल्स में अपन, स्टील रोलिंग मिल्स में अपन क्या यूज करते हैं, स्टील रोलिंग मिल्स के अंदर अपन यूज करते हैं क्यूमुलेटिव कंपाउंड, है ना, तो डीसी मोटर हम यूज करते हैं। पेपर इंडस्ट्री में अपन शॉर्ट टाइम रेटेड मोटर हम यूज करते हैं, ज्यादा हमें नहीं चाहिए। और ट्रेवलिंग के अंदर, क्रेन के अंदर आपको हाई टॉर्क एप्लीकेशन में या तो हम डीसी सीरीज मोटर यूज करते हैं, जो ऑपरेशन ऑप्शन में नहीं है, फिर हम क्या करते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर अपन यूज करते हैं ना, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट इसका एकदम से क्या है, सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन में, तो इसने क्या बोला हुआ है, यहां पर वोल्टेज दे रखा है, करंट दे रखा है, वी आई कॉन्जुगेट करना था आपको, वी आई कॉन्जुगेट करना था, पावर पूछा हुआ था आपको, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज हमारे पास में 10 ∠15 डिग्री था, करंट 2 ∠−45 था, लेकिन कॉन्जुगेट के बाद में 45 हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। 20 cos 60 प्लस J20 sin 60, साइन 60 होता है बेटा 1/2, है ना, तो ये बचेगा 10, ये √3/2 होता है, ये 10√3 है ना, 10 और 10√3 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन ए आपके पास में करेक्ट आंसर है, 10 और 10√3, ऑप्शन ए आपके पास में करेक्ट है।
नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके पास है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो होता है ना, एमएमएफ की बात कर रहा है ना, एमएमएफ की बात कर रहा है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो होता है एमएमएफ, वो हमारे पास में क्या होता है, एन आई डिवाइड बाय एल हमारे पास में होता है, एच इक्वल टू एन आई डिवाइड बाय एल होता है। तो सभी पर नंबर ऑफ टन्स, करंट और लेंथ पर डिपेंड करता है। अब आपके पास में ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, नंबर ऑफ टन्स दे रखा है, लेंथ दे रखा है, करंट पर दे रखा है। एबीसी तीनों ही करेक्ट है। एबीसी किस में दे रखा है, सेकंड ऑप्शन के अंदर। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्या है, कोयल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा था, मैग्नेटिक पाथ हमारे पास में दे रखा था। चलिए, इंड्यूस्ड एवरेज ईएमएफ आपसे पूछा है ना, तो आपके पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वी बी एल इंटू साइन थीटा। यही आपको यूज करना था, वीएमएफ। स्ट्रेंथ दे रखी है, टर्न्स दे रखा है, एवरेज ईएमएफ इन द कोयल हैविंग, ये वाला फॉर्मूला यूज करना था, इसमें आप यूज कर लेना एक बार। अब आपको देखो यहां पर डिजिटल में क्या दे रखा है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, इसके बाद में क्या आता है, 1 0 0 आता है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, एक आध क्वेश्चन आप चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसके अंदर, अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, एक्सो और गेट। ध्यान रखना, और गेट में अगर हम बात करें, और गेट का सिंबल आप सभी को पता होगा। और गेट हमारे पास में ऐसा होता है, और गेट का आउटपुट जीरो तभी होता है जब दोनों ही जीरो हो, है ना। और गेट का आउटपुट जीरो हो सकता है जब हमारा बोथ ही इनपुट हमारे पास में जीरो हो, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। शंट मोटर में ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन दिया था 1200 आरपीएम पर रन कर रही है, वोल्टेज 175 कर दें तो क्या होगा, क्लास में बहुत बार कराया है। अगर आप शंट मोटर के अंदर सप्लाई वोल्टेज को चेंज करते हो, स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आता है, तो डी ऑप्शन ही 1200 आरपीएम हमारे पास में रहेगा। नेक्स्ट, स्लिप एंड आइडियल जो है मोड ऑफ ऑफरिंग किसके लिए करते हैं, पावर सेविंग के लिए हम यूज करते हैं, पावर मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं, सेविंग के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं, पल्स ट्रांसफॉर्मर अपन फायरिंग सर्किट में यूज करते हैं, तो C1 से मैच होगा। ध्यान रखना, C1 से मैच होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। पावर ट्रांसफॉर्मर को अपन जनरेटिंग स्टेशन पर यूज करते हैं, A4 से मैच होगा। A4 से यानी कि 2 ऑप्शन आपके पास में हो गया ना। तो ये सारे ही 50 क्वेश्चन हैं जो आपको टेक्निकली पूछे गए थे एग्जाम के अंदर, तो ये सारे मैंने आपको सॉल्यूशन करवा दिए हैं, ठीक है। अब आपको इसमें जो भी ऑब्जेक्शन मैंने आपको बताए हैं वो आप कर सकते हैं, अपनी आंसर की को आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हो सकता है आपको सभी को समझ में आ गया होगा, थोड़ा फास्ट था क्योंकि टाइम बहुत लेट भी हो चुका है, आपको ऑब्जेक्शन भी करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।